नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत। 12 लाख तक की आमदनी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी एकीकृत पेंशन योजना लागू। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में आयोजित समारोह में होंगी शामिल। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद। संसद के दोनों सदन में आज पारित हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय और कोस्टल शिपिंग बिल समेत गोवा विधानसभा में एसटी प्रतिनिधित्व बढ़ाने से जुड़े विधेयकों पर होगी चर्चा। और दिल्ली में आज फिर खुलेगी केजरीवाल और आतिशी सरकार की पोल। शराब स्वास्थ्य डीटीसी के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी वायु प्रदूषण पर सीएजी रिपोर्ट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। देश की वित्तीय व्यवस्था में आज से कई बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। आज से देश में नई कर व्यवस्था लागू हो रही है, जिसमें 12 लाख रुपए तक की आमदनी तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं आज से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस भी लागू हो जाएगी। आज से प्रभावी हो रहे बदलावों पर आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 1 अप्रैल यानी वित्त वर्ष की शुरुआत का दिन। ये वो दिन होता है जब टैक्स के लिहाज से आपका साल हो जाता है खत्म और होती है नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। यानी आपकी जो भी आमदनी या खर्च 31 मार्च तक हुई, उसी के लिहाज से आपको बीते हुए साल का टैक्स सरकार को चुकाना है। जो आमदनी या खर्च आप 1 अप्रैल के बाद से करेंगे, उसका हिसाब होगा अगले साल। इसलिए जानकार मानते हैं कि आपको टैक्स के प्लानिंग की शुरुआत 1 अप्रैल से ही कर देनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल के बाद और क्या बदलाव होने जा रहे हैं? 1 अप्रैल के बाद से देश में नई कर व्यवस्था लागू हो जाएगी। 12 लाख तक की आमदनी तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगी 75,000 रुपए की मानक कटौती के लिए भी पात्र होंगे, यानी 13.25 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं। जो मोबाइल नंबर प्रभावी नहीं है, उसके जरिए यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाएगा। 1 अप्रैल 2025 से ही केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना लागू हो जाएगी। जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की शुरुआत होगी, जो कि ज्यादा सुरक्षित है। 50 लाख से ज्यादा की खरीद बिक्री पर टीसीएस नहीं काटना पड़ेगा। 1 अप्रैल के बाद 15 वर्ष से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर ईंधन भरने की अनुमति नहीं होगी। जीएसटी संबंधी गड़बड़ियों को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2025 से नए नियम प्रभावी हो रहे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा के सालाना टर्नओवर पर कारोबारियों को नए इनवॉइस पोर्टल पर ई इनवॉइस अपलोड करना जरूरी हो जाएगा। ये इनवॉइस बिक्री के 1 माह के भीतर ही अपलोड करना जरूरी है। पहले ऐसी कोई भी समय सीमा नहीं थी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आज अपने स्थापना के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई बीते 90 सालों में कई उपलब्धियों का साक्षी रहा है। हालांकि इस यात्रा के दौरान आरबीआई ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ समारोह के समापन सत्र में सम्मिलित होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना के साथ ही भारत के आर्थिक परिदृश्य और वित्तीय प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित इस संस्थान का भारत के अर्थतंत्र को मजबूत करने में अहम योगदान रहा है। आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य एक ही प्राधिकरण के तहत मुद्रा और ऋण के नियंत्रण को केंद्रीकृत करना था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आरबीआई की इस शानदार यात्रा की साक्षी बन रही है। दरअसल आरबीआई की ओर से 1 अप्रैल को एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। आरबीआई ने अपनी 90वीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए पूरे साल कई आयोजन किए। आयोजन के तहत कॉलेज छात्रों के लिए क्विज, अंतर संस्थागत क्रिकेट टूर्नामेंट, अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस टूर्नामेंट और कला के छात्रों के लिए एक कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके जरिए लोगों को वित्तीय शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया गया।
आरबीआई ने समय के साथ अपनी भूमिका को एक बैंकिंग नियामक से विकसित कर एक समग्र आर्थिक विकास के प्रेरक के रूप में स्थापित किया है। आज के दौर में विश्व पटल पर मजबूत होती भारतीय छवि के पीछे भी आरबीआई का विशेष योगदान है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। बोरिक फोंट आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे, जो उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति बोरिक के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा, जिसमें मंत्री, सांसद, व्यापार संघ और भारत चिली सांस्कृतिक संबंध से जुड़े प्रमुख चिली नागरिक शामिल होंगे। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी और इस दौरान राष्ट्रपति बोरिक आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। मुंबई और बेंगलुरु में वे राजनीतिक नेतृत्व, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप, इनोवेटर्स और तकनीकी दिग्गजों से भी मिलेंगे। संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम विधायी कामकाज पर चर्चा चल रही है और इसी कड़ी में आज उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रतिवेदन रखे जाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा में 2 अहम विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। ये बिल भारत में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है, जिसमें मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित केप टाउन कन्वेंशन और मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित कन्वेंशन का प्रोटोकॉल शामिल है। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और इंजन जैसे हाई वैल्यू एसेट्स के अधिकार सुरक्षित करने में एक रूपता लाना है और इसके साथ ही दूसरा विधेयक त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बात अगर लोकसभा की करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल होना सूचीबद्ध है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2024 से 25 पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे। लोकसभा की कार्यवली में आज 2 विधेयक सूचीबद्ध हैं। तटीय नौवहन विधेयक 2024 और गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता सरकार एक और कैग रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री आज प्रदूषण और उसकी रोकथाम से जुड़े मुद्दों से संबंधित एक कैग रिपोर्ट विधानसभा में रखेंगी। इस रिपोर्ट में दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी सरकार के वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन के प्रयासों और उस पर हुए खर्च का लेखा जोखा होगा। कैग की ये रिपोर्ट साल 2022 की दूसरी रिपोर्ट है, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित है। इससे पहले भी दिल्ली शराब घोटाला, स्वास्थ्य और डीटीसी से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है और इसके साथ ही सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये आरोप लगाया था कि पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और वहीं रिपोर्ट सामने आने पर साफ हो सकेगा कि केजरीवाल और आतिशी सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए थे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार में राहत और बचाव कार्य के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है। भारत की ओर से सैन्य परिवहन विमानों और नौसेना के जहाजों के जरिए राहत सामग्री की कई खेपें भेजी गई हैं। साथ ही एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें मलबे में दबे लोगों की तलाश और प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में लगातार जुटी हुई हैं। भारतीय सेना मांडले में 200 बिस्तरों वाला एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित कर रही है। म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 की तीव्रता से आए भयावह भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1700 से ज्यादा हो गई है। करीब 3400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार में राहत और बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चला रहा है। भारत की ओर से सैन्य परिवहन विमानों और नौसेना के जहाजों के जरिए राहत सामग्री की कई खेप भेजी गई, जिसमें आवश्यक कपड़े, पीने का पानी, भोजन, दवाइयां और आपातकालीन स्टोर वाले मानवीय सहायता उपकरण शामिल हैं। एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें जीवित बचे लोगों की तलाश और प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में लगातार जुटी हुई हैं। सोमवार को भारतीय सेना ने एनडीआरएफ और चिकित्सा टीमों के सहयोग से शेष कर्मियों और राहत सामग्री को मांडले पहुंचाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना मांडले में 200 बिस्तरों वाला फील्ड अस्पताल स्थापित कर रही है। प्रभावित नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा मंगलवार तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने मांडले स्थित उहला थीन मठ में बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जहां लगभग 170 भिक्षु अभी भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार एनडीआरएफ स्काई विला में भी टीम तैनात करने का प्रयास कर रही है, जहां 11-11 मंजिलों वाले 4 टावर ढह गए हैं। टावरों में कई विदेशी लोग हैं। इसके अलावा राहत सामग्री राज्य महानायक समिति के महासचिव को भी दी जाएगी, जहां एक मठ के बाहर लगभग 2000 भिक्षु बैठे हैं। भिक्षुओं को चोट नहीं आई है, लेकिन उनके पास तक पहुंचने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही उनके पास कोई बुनियादी सुविधाएं हैं। इसके साथ ही मांडले पैलेस, महामुनि पैगोडा, MIIT और दूसरे ऐसे स्थानों पर भी टीमें तैनात की जा रही हैं, जहां भारी क्षति हुई है। ये टीमें भारतीय समुदाय के सदस्यों को रहने और भोजन के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं। ये पहली बार नहीं है, चाहे तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त हो, नेपाल में ऑपरेशन मैत्री हो या फिर वियतनाम और म्यांमार के लिए ऑपरेशन सद्भाव, भारत हर आपदा में मित्र देशों की सहायता के लिए आगे आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं म्यांमार में भूकंप से मची तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत लगातार म्यांमार की मानवीय सहायता कर रहा है। 50 टन राहत सामग्री लेकर INS सतपुरा और INS सावित्री यांगून पहुंचे और ये राहत सामग्री म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर को सौंपी गई। अब तक भारतीय वायुसेना के 6 विमान और नौसेना के 5 जहाज म्यांमार में राहत सामग्री पहुंचा चुके हैं। भारत की ओर से बड़े पैमाने पर राहत और सहायता सामग्री म्यांमार के यांगून, नेपिता और मॉडल तक पहुंचाई जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के रायपुर धौलहट थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 9:30 बजे एक घर में भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद पूरे घर में आग लग गई। इससे 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट में कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 4 प्रमुख जिलों हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 15 स्थानों के नामों में परिवर्तन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की जनभावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप बताया, जिससे लोग महापुरुषों से प्रेरणा ले सके और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में योगदान दे सके। हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक में औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर किया गया है। देहरादून जिले में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में मियांवाला का नाम अब रामजी वाला किया गया है। नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग और पंचक्की से ITI मार्ग का नाम गुरु गोलवलकर मार्ग कर दिया गया है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को फिर बड़ी राहत दी है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस वित्त वर्ष में 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर के पंप पर कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का 93% सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट।
एमपी में बिजली बिलों की 93% सब्सिडी देगी सरकार। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत। मध्य प्रदेश के 37 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ। एमपी सरकार सब्सिडी के रूप में 1,08,155 रुपए का करेगी भुगतान। कृषि उपभोक्ताओं को मात्र 7% राशि ही करनी होगी जमा। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक के बाद एक किसान हितैषी फैसले ले रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल एमपी में कृषि उपभोक्ताओं को 3 हॉर्स पावर के पंप पर पूरे वर्ष में 30,730 रुपए, 5 हॉर्स पावर पर 54,671 रुपए और 10 हॉर्स पावर के पंप पर सालाना 1,15,655 रुपए का भुगतान करना होता है। लेकिन नए वित्त वर्ष में अब किसानों को मात्र 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष, यानी किसानों को 3 हॉर्स पावर पंप पर 2,250 रुपए, 5 हॉर्स पावर पंप पर 3,750 रुपए और 10 हॉर्स पावर के पंप पर 7,500 रुपए का ही भुगतान करना होगा। बाकी बची 93% राशि मोहन सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। जिन किसानों का 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन है, ऐसे किसानों को लगभग 7% ही बिजली का व्यय देना पड़ेगा। 93% सब्सिडी सरकार देगी और प्रति वर्ष 750 रुपया प्रति वर्ष प्रति 1 हॉर्स पावर पे किसानों को देना पड़ेगा। इस हिसाब से करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में सरकार भरेगी। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को ही यह राहत दी है। 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना होता है, जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरकार इस वित्त वर्ष में सब्सिडी के रूप में लगभग 566 रुपए का भुगतान करेगी। जो घरेलू उपभोक्ता है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, 100 यूनिट तक उनको बिजली मुफ्त रहेगी और उसके ऊपर की जो बिजली है 50 यूनिट के एक तरह से उनको पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से किसानों की मदद हो रही है, गरीब बिजली उपभोक्ता जो घरेलू बिजली जलाते हैं उनकी भी मदद हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 37 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं घरेलू उपभोक्ता जिनको सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, उनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग 1,07 लाख है। मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या अच्छी खासी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता को कोई परेशानी ना हो, इस बात पर लगातार ध्यान देते आए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी, चाहे खाद बीज हो या बिजली, किसान को राहत मिले, इस बात पर ध्यान दे रही है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और वहीं राजस्थान में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ब्यावर जिले में किया गया नवाचार वरदान साबित हो रहा है। सेफ आई सेफ हाईवे नाम से चलाया गया अभियान न केवल दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कारगर है, बल्कि हादसों का कारण बनी ट्रक चालकों की सेहत को भी परख रहा है। और यही कारण है कि ब्यावर जिले में किया गया नवाचार अब जल्द ही राज्य सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। चालकों की सेहत का रखेगा ध्यान, सेफ आई सेफ हाईवे अभियान। ब्यावर जिले में हुआ नवाचार, वाहन चालक की सेहत का होगा उपचार। बीमार शरीर, थकी आंखों का हुआ इलाज, ट्रक चालकों ने जाना सेहत का राज। ब्यावर प्रशासन ने संभाली कमान, कैंप में ट्रक चालक को दिया सम्मान। सेफ आई सेफ हाईवे अभियान राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में करेगी लागू। हादसा एक ऐसा खौफ है जिसने सड़क पर लाखों जिंदगियां तबाह कर दी हैं। रफ्तार की नुमाइश में न जाने कितने बेगुनाहों को कुचला गया। असल में चालक की सेहत के कारण कई लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। एक अध्ययन से पता चला है कि राजमार्गों पर होने वाली 60% सड़क दुर्घटनाएं चालकों की खराब दृष्टि या दृष्टि दोष के कारण होती है। राजस्थान का ब्यावर इस बदलाव का गवाह बन रहा है और जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत द्वारा एक नवाचार कर ब्यावर में राज्य का पहला अभियान चलाया गया। नाम दिया गया सेफ आई सेफ हाईवे। हर टोल के ऊपर हम लोग एक कैंप लगाते हैं, उसके अंदर हम हेल्थ एटीएम जो 4.5 से 5 लाख की मशीन है, जिसमें
40 तरह की जांचें हो सकती है। एक हाईटेक कैंप लगाते हैं और पूरे डॉक्टर्स और उसकी सपोर्टिंग टीम वहां बैठती है और उस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए 4000 से ज्यादा ट्रक वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। अब सड़कों पर हर ओर खून न बहे, इसलिए खून की जांच से लेकर आंखों का विजन चेक हो रहा है। हालांकि परिणामों ने चौंकाया है। किसी का शुगर तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई आया। जितने भी वाहन चालक हैं उनको हाइट, वेट, बीएमआई, इनका ब्लड प्रेशर, इनका पल्स रेट, इनका SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन और उनका हीमोग्लोबिन और इनका ECG की जांच तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया और प्रदेश में इसे लागू करने का फैसला किया है। अभियान में ट्रक चालकों की न केवल आंखों की जांच हुई, बल्कि हेल्थ ATM मशीन में ब्लड शुगर, प्रेशर, वजन, ECG भी साथ हुई। अभी जो 4000 ड्राइवरों की केस स्टडी अगर करें तो उसमें यह है कि लगभग 200 से या 250 से ज्यादा ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी शुगर बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ की शुगर तो 400 से भी ज्यादा है, जो एक बहुत चिंताजनक बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरे स्टेट में भी लागू किया है। अगर सीरियसली हर इस डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया जाए तो 25 से 30% तक एक्सीडेंट में कमी आ सकती है। ट्रक चालकों ने भी स्वास्थ्य जांच के इस नवाचार को सराहा है। स्वस्थ तन मन का संदेश अपनाया है और सालों से जो छूटा था वो परीक्षण करवाया। कह रहे हैं कि अभियान का हिस्सा बनकर जिम्मेदारी निभाएंगे, जागरूक कर मिशन को सफल बनाएंगे। दूसरे ट्रक चालकों को भी राह दिखाकर हादसों में कमी लाएंगे। ये अच्छी बात है जी, दुर्घटना में कमी आएगी जी। अच्छे तरीके से आंखों की जांच होगी तो कम दिखने पे ज्यादा एक्सीडेंट होता है सर। तो इसलिए राजस्थान सरकार ने अच्छा फैसला लिया है सर। ये जो बीजेपी सरकार हमारी ने ये काम चालू किया, फर्स्ट बार किया है और हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। ऐसे स्वास्थ्य जांच कराएगी तो हमारे ड्राइवर भाइयों को बहुत लाभ मिलेगा। यह अभियान सफल हुआ तो सड़कों पर बेगुनाहों का खून नहीं बहेगा, थकी हुई आंखों से कोई हादसा नहीं होगा। अब सेहत और सुरक्षा साथ चलेंगे, क्योंकि अब सफर भी सुरक्षित होगा और सफर करने वाले भी सुरक्षित रहेंगे। 4000 से भी ज्यादा ट्रक चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की सफलता के बाद इस अभियान को राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में सेहत के साथ में सुरक्षा को भी साथ लेकर चलने वाला सरकार का ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन मुकेश चौहान के साथ कुलभूषण उपाध्याय, DD न्यूज, ब्यावर। और बाघ संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, समर्पण, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी की यात्रा रही है। 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद से देश ने अपने राष्ट्रीय पशु की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया है। आइए आपको दिखाते हैं DD न्यूज की ये खास रिपोर्ट। भारत, जहां बाघ सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि शक्ति, संस्कृति और संरक्षण का प्रतीक है। 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई, जब बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर थी। उस समय सिर्फ 9 बाघ अभयारण्य और 1800 बाघ थे। ये विलुप्त होती प्रजाति को बचाने की दौड़ थी। अब 50 साल बाद भारत में बाघों की कहानी का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मिशन को नई गति मिली है। 2018 में भारत ने बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य समय से 4 साल पहले पूरा कर लिया। 2006 में जहां बाघों की कुल संख्या 1411 थी, वहीं 2022 में ये बढ़कर 3682 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे परिस्थिति और अर्थव्यवस्था का सामंजस्य बताया। समुदाय आधारित मॉडल के जरिए स्थानीय लोग अब बाघों के रक्षक बन गए हैं। 2023 में भारत बाघों तक ही सीमित नहीं रहा। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का जन्म हुआ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल, जिसका उद्देश्य न केवल बाघ बल्कि शेर, तेंदुआ, जगुआर, चीता, हिम तेंदुआ और प्यूमा की रक्षा करना है। बाघ संरक्षण अब सिर्फ वन्य जीवों की कहानी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये रोजगार, पर्यटन, जल सुरक्षा और वैश्विक मंच पर भारत की नेतृत्व क्षमता की कहानी बन गया है। बाघों की गगनचुंबी गर्जना वापस आ गई है और अब ये पहले से भी अधिक जोरदार है।
भारत ने नीति, जनसहयोग और जुनून के जरिए बाघों के संरक्षण के मामले में अद्भुत सफलता हासिल की है। ये पूरी दुनिया के लिए ये एक मिसाल है। अब जब हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि बाघों की दहाड़ हमारे देश के जंगलों में हमेशा बनी रहेगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आईपीएल के 13वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स ने अभी तक एक ही मुकाबला खेला है जिसमें उसे जीत मिली है, जबकि इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक जीता है और टीम को एक में हार मिली है। पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अभी तक आईपीएल में कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 3 में लखनऊ की टीम ने जीत हासिल की है और 1 में पंजाब ने जीत हासिल की है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।